तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के GC 3.0 बैच के स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, क्या हालचाल, सब ठीक, बढ़िया। ओके, तो पिछले लेक्चर में आप लोगों के सामने ही लिखा हुआ है, मैंने इसे जानबूझ के रब नहीं करा। मैंने आप लोगों को रेट लॉ इक्वेशन एंड रेट लॉ कांस्टेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया था। एक बार बात करते चलते हैं और रिवाइज करते चलते हैं, क्योंकि बिना रेट लॉ को रिवाइज करे आज का टॉपिक मेरे गुलजारी लालो तुम्हें क्लियर नहीं होगा। मेरे प्यारे बकुड़ो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बेटों एंड बेटियों, देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए हमारे मार्कर ने उल्टी करी, द मोर यू डू उल्टी द मोर आई विल थिंक कि मैं इसको हटा के डिजिटल बोर्ड ले लूँ, बिकॉज डिजिटल बोर्ड उल्टी नहीं करता। ठीक है, तो मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है जिसमें A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहा है B मोल्स ऑफ B के साथ, ताकि C मोल्स ऑफ C बन जाए और D मोल्स ऑफ D बन जाए। इमेजिन दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन। अब अगर मान लीजिए ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन होती, अगर ये सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन होती, मतलब मैं कहूं कि ये एक सिंपल रिएक्शन होती, तो मैं लॉ ऑफ मास एक्शन का इस्तेमाल करके, मैं इसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन का इस्तेमाल करके, जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी हो तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, विच इज रेट कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A रेज टू द पावर इज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट B रेज टू द पावर इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड दीज आर कॉन्सेंट्रेशन। ये एक्टिव मास बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी यूनिट मोल्स पर लीटर होती है, तो मैं इससे निकाल सकता हूं। एंड सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए यही इक्वेशन रेट लॉ इक्वेशन भी बन जाती है, यही इक्वेशन रेट लॉ इक्वेशन भी बन जाती है। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आती है? लेकिन अगर ये रिएक्शन एक मल्टीपल स्टेप में होने वाली होती, अगर ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती, मतलब कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती, तो जो दिख रहा है वो है नहीं। मतलब कि आपको अभी दिख रहा है कि A और B के रिएक्ट करने से C और D बन रहा है, लेकिन क्या ये रिएक्शन जैसी लिखी है वैसी की वैसी हो जाएगी? नहीं, हो सकता है इसके पीछे मल्टीपल स्टेप्स काम कर रहे हो, जैसे कि पहले A खुद एक E मोल्स ऑफ E में कन्वर्ट हो रहा होगा, फिर ये E मोल्स ऑफ E रिएक्ट कर रहा होगा B मोल्स ऑफ B के साथ, ताकि C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D बन जाए। तो हो सकता है कि ये दो स्टेप में हो रही हो। जब आप इन दोनों स्टेप को कंबाइन करोगे तो डेल E कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? या ऐसा भी अपन इसको लिख सकते हैं, भाई ये मैं मन से लिख रहा हूँ, आप कोई भी कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिखेगा कि सर ये आपने कैसे करा। बेटा ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इमेजिन करो कि ये मल्टीपल स्टेप में हो रही है, तब क्योंकि रिएक्शन दिख ऐसी रही है बट मैकेनिज्म इसका ये है, स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, तो बेसिकली ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। तो इन 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन के लिए मैं डायरेक्टली रेट लॉ इक्वेशन नहीं लिख सकता। तो फॉर मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी कैनॉट यूज लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर रेट लॉ इक्वेशन बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए इस रिएक्शन की, अगर ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखूंगा? नो डाउट मैं लिखूंगा एक्टिव मास ऑफ ए
मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ बी, ऊपर लिख दूंगा एक्स वाई, वेयर एक्स मे बी इक्वल टू ए और एक्स मे नॉट बी इक्वल टू ए, वेयर वाई मे बी इक्वल टू बी और वाई मे नॉट बी इक्वल टू बी। यहाँ पर डिपेंड करेगा। क्या ये चीज़ मेरा बच्चा लोगों को क्लियर हो रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हम लोग इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े? क्या ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में पूरी तरीके से क्लियर हो गया था? वेरी गुड। अब आगे वाला टॉपिक समझने से पहले एक चीज़ और समझ लो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लो। अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर में याद हो तो मैंने एक रिएक्शन को विथ एग्जाम्पल करवाया था और वो रिएक्शन ये थी, है ना। मैंने बोला था कि अगर इनिशियली मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.30 मोल्स पर लीटर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.30 मोल्स पर रिएक्शन है, मोल्स पर लीटर, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0.096 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर, और इसकी यूनिट भी 0.30 मोल्स पर लीटर, यानी ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है और ये इसका रेट है। अब मैंने आपको बोला था कि जब आप इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दोगे, जब आप इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दोगे, इसको कांस्टेंट रखोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 9 जा 36, 38, तो 0.384 हो जाएगा, 4 गुना बढ़ गया। दैट मीन्स जब आप लोगों ने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखी थी तो आपको यही दिखा था कि K मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की पावर में 2 और ऑक्सीजन की पावर में 1, आपको ये इक्वेशन नजर आई थी। अब गाइस इस रिएक्शन में एक और इंटरप्रिटेशन सीखो। मैं बोलूंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगाएगा? देखो, NO की पावर में 2, नाउ व्हाट इज दिस 2? अभी आप इसको बोल रहे हो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या पावर, लेकिन इस पावर को पढ़ते कैसे? तो एक्चुअली बोला जाता है दैट द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ऑर्डर कितना है? 2। मतलब ये जो पावर में आपको वैल्यू लिखी हुई है ना, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज ऑर्डर। इस वैल्यू को आप लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर। अभी तक आप लोग क्या बोल रहे थे? लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जब आप रेट लॉ में आ चुके हैं तो NO की पावर में 2 विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1। तो हम क्या बोलेंगे? दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। मतलब अगर आपने ऑक्सीजन के रेट को डबल कर दिया, सॉरी ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर में 1 है। लेकिन अगर आपने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने 2 कर दिया 1 की जगह, अभी मान लो 1 है, लेकिन अगर आपने 1 को डबल करके 2 कर दिया तो 2 की पावर हो जाएगी 2 यानी कि 4, तो केमिकल रिएक्शन का रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो पावर में लिखा है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। तो जिस रिएक्टेंट की पावर जो होगी वो उसका स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, दैट विल बी स्पेसिफिक ऑर्डर। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि अभी जो मैं आपको आगे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वहां पर ये चीज बहुत जरूरी रहेगी। तो चलिए गाइस, रेट लॉ इक्वेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है हम वो निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर
एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10 के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? मान लीजिए आपके पास में केमिकल रिएक्शन है जिसमें A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहा है B मोल्स ऑफ B के साथ ताकि C मोल्स ऑफ C बन जाए। तो हाउ विल यू फाइंड आउट द ऑर्डर? तो सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए आपको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, यानी रेट लॉ इक्वेशन। सो K इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A रेज टू द पावर X, एक्टिव मास ऑफ B रेज टू द पावर Y। सर आपने X और Y क्यों लिखा, A और B क्यों नहीं लिखा? मेरे को क्या मालूम कि रिएक्शन सिंगल स्टेप है कि मल्टीपल स्टेप है? क्योंकि मैं जानता हूं इट इज ऑलवेज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज ऑलवेज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। रेट लॉ शुड ऑलवेज बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट, अगर आपको केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो हाउ विल यू डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ a reaction is the sum of power of active mass of all the reactants participating in a reaction, that is called as order of reaction। क्या बात समझ में आ गई? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहां पर बताया था कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज एक्स ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड आपकी रिएक्शन इस वाई ऑर्डर, ये वाई ऑर्डर की रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये इंडिविजुअल हो गया, यानी अगर आप सिर्फ ए को बदलोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे एक्स का फर्क आएगा, अगर आप सिर्फ वाई को बदलोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में वाई का फर्क आएगा। लेकिन अगर आप दोनों को ही बदल दोगे तो टोटल रिएक्शन में क्या फर्क आएगा? वो आएगा एक्स प्लस वाई। क्या बात समझ में आ गई मेरा बच्चा लोग? दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is always an experimental value, is again an experimental value। क्यों? क्योंकि बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है रेट लॉ इक्वेशन पे। जब तक आप रेट लॉ इक्वेशन नहीं लिखोगे आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते, और रेट लॉ इक्वेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटल होती है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो। इजी पीजी है चीज, तो आराम से हो जाएगी। आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल करके पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इस चीज में, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें इतना ये पढ़ने लायक और कुछ भी नहीं है। मान लो तुम्हारे पास में रिएक्शन हो रही है 2 मोल्स ऑफ NO प्लस I2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2, और आपको क्वेश्चन में गिवन है that the reaction is second order with respect to nitrogen monoxide and first order with respect to oxygen। find the order of reaction। you have to find the order of reaction। क्या आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो? भाई कैसे निकालोगे? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको रेट लॉ कांस्टेंट और रेट लॉ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब पहले तो मैंने ये लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज सेकेंड ऑर्डर, मतलब इसकी पावर में 2 आएगा, और ऑक्सीजन इज फर्स्ट ऑर्डर, यानी इसकी पावर में 1 आएगा। अब ये पूछ रहा है फाइंड आउट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका होता है एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, तो 3। सो देयरफॉर ओवरऑल दिस रिएक्शन इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओवरऑल ये रिएक्शन कैसी है? ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है।
दिस रिएक्शन इज ओवरऑल अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द concentration of H2 and Cl2, no change in rate is observed. Find the order of reaction. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इस रिएक्शन के ऑर्डर को कैसे निकालोगे? अब देखो, सीधा सा हिसाब कहता है कि अगर मैं किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ना चाहिए। अगर मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करता हूं तो केमिकल रिएक्शन का रेट कम होना चाहिए, जैसे भी आप ये वाले एग्जांपल में देख के आए। लेकिन यहां पर एक नई बात बोल रहा है, ये बोल रहा है केमिकल रिएक्शन के रेट में कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KH2 मल्टीप्लाई बाय Cl2। अब ये बोल रहा है कि मैंने H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, नो चेंज, Cl2 का बढ़ाया, नो चेंज, मतलब इनकी पावर में जीरो होनी चाहिए, इनकी पावर जीरो हो जाएगी, इसीलिए केमिकल रिएक्शन के रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। सो देयरफॉर इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 + 0 यानी कि 0। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गई बच्चा लोगों को? क्या मेरे प्यारे प्यारे लाडलों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बढ़िया, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। अब गाइस, जैसा मैंने आपको रेट लॉ इक्वेशन के लिए बताया था कि रेट लॉ इक्वेशन दोनों तरीके की रिएक्शंस पर एप्लीकेबल होता है, ठीक उसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर simple reactions, also applicable for simple reaction and it also applicable for complex reaction। दोनों प्रकार की रिएक्शंस पर ये एप्लीकेबल होगा। कैसे? हम लोग सब जानते हैं कि सिंपल रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप में होने की वजह से बस मुझे इस रिएक्शन को उसके बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है और बैलेंस्ड फॉर्म से हमें उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करना है और फिर क्या करना है? रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चलता हूँ, डोंट नो कि वो सही है या गलत है, लेकिन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन लेकर चलता हूँ। 2 moles ऑफ NO रिएक्ट्स विथ O2, इट गिव्स 2 moles ऑफ NO2। नाउ क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मैंने डायरेक्टली इसका रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ इक्वेशन लिख दी। NO की पावर में 2, O2 की पावर में 1, तो आपने इसका ऑर्डर दनादन निकाल लिया, 2 + 1 यानी कि 3। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करूं तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रही है और आप लोग सब जानते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है? जो हमेशा मल्टीपल स्टेप्स में होती है। ये हमेशा मल्टीपल स्टेप्स में होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है जिसमें A moles ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं B moles ऑफ B के साथ ताकि C moles ऑफ C मिल सके और D moles ऑफ D मिल सके। ये तुम्हारी स्टेप नंबर 1 हो गई। ना स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? C moles ऑफ C E moles ऑफ E के साथ फर्दर रिएक्ट कर रहा है ताकि F moles ऑफ F और X moles ऑफ X मिल सके। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? F moles ऑफ F फिर रिएक्ट करेंगे X moles ऑफ X के साथ या Y moles ऑफ Y के साथ ताकि Z moles ऑफ Z आपको फाइनली मिल सके। जब आप इस रिएक्शन को कंबाइन करोगे तो देखो C से C कट जाएगा, X से कुछ भी नहीं कटेगा, सॉरी F से F कट जाएगा। अब आप इसको जोड़ो तो हो जाएगा A moles ऑफ A, B moles ऑफ B, E moles ऑफ E एंड Y moles ऑफ Y। ये रिएक्ट कर रहे हैं ताकि D moles ऑफ D
x मोल्स ऑफ x और z मोल्स ऑफ z मिल सके। अब गाइस क्या है कि ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है। मैकेनिज्म अगर मैं देखूं तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है, लेकिन अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करूं तो मुझे ये दिख रहा है। अब अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को बिना सोचे समझे सिंपल रिएक्शन समझ के अगर इसका रेट लॉ बना दूं तो इसकी पावर में a आ जाएगा, इसकी पावर में b, इसकी पावर में e और इसकी पावर में y। तो मेरी इस रिएक्शन का तो ऑर्डर हो जाएगा a प्लस बी प्लस ई प्लस वाई, पर ये तो गलत है क्योंकि रिएक्शन तो मल्टीपल स्टेप में हो रही है। तो इस केमिकल रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है इसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगा और इसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगा। मेरे बोलने का ये मतलब है कि देखो, जब कभी भी कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है तो इसमें जो तुमको केमिकल रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट है, मतलब ये आपकी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन हो गई, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई, और आपसे केमिकल काइनेटिक्स में इस ओवरऑल केमिकल रिएक्शन का ही रेट पूछा जा रहा है और इस ओवरऑल केमिकल रिएक्शन का ही ऑर्डर पूछा जा रहा है। हमें इन अलग अलग स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये नहीं जानना कि पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ। मेरे को तो ये जानना है कि ओवरऑल इस रिएक्शन में कितना रेट आया और कितना ऑर्डर आया। दैट मीन्स आप एक बात इमेजिन करो, आपकी कार बनाने की कंपनी है, आप होंडा सिटी बनाते हो। अब होंडा सिटी बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट इंजन बनाएगा, एक डिपार्टमेंट होंडा सिटी की बॉडी बनाएगा, एक डिपार्टमेंट होंडा सिटी के अंदर टायर्स लगाएगा, एक डिपार्टमेंट होंडा सिटी को पूरा इंटीरियर देखेगा। ये 4 डिपार्टमेंट है। बॉडी बनाने वाले ने बॉडी बहुत जल्दी बना दी, टायर बनाने वाले ने टायर बहुत जल्दी बना दिए, इंटीरियर करने वाले ने गाड़ी का इंटीरियर कर दिया। गाड़ी पूरी तैयार हो चुकी है, लेकिन क्या अभी आप इसको मार्केट में बेचने के लिए निकाल सकते हो? नहीं, अभी आपके पास में इंजन लगाना बाकी है जिसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन इंजन बनाने में टाइम लग रहा है। तो अब एक बात बताओ, गाड़ी पूरी बन के तैयार है, लेकिन क्या बिकने को तैयार है? नहीं। क्या चलने को तैयार है? नहीं। मतलब गाड़ी की कंप्लीशन किस पर डिपेंड है? इंजन की प्रोसेस पर, क्योंकि ये सबसे धीरे बन रही है। अब हमें ये देखना होगा कि अगर इंजन आज धीरे बन रहा है, मतलब मैं आज के दिन में नंबर ऑफ गाड़ी कम बना पाऊंगा क्योंकि इंजन ही नहीं है। लेकिन अगर आज इंजन डिपार्टमेंट के लोग घर से दूध पी के आए हैं, उसमें आयला जादू वाला बॉर्नविटा पी के आए हैं और बहुत सारा खाना वाना ठूस के आए हैं और बढ़िया एनर्जी के साथ आए, तो आज ज़्यादा इंजन बना रहे हैं। तो जिस दिन ज़्यादा इंजन बनेंगे उस दिन ज़्यादा गाड़ी बनेगी। समझ गए? तो आपके अंदर इस कार बनाने वाली प्रोसेस में कार का रेट ऑफ प्रोडक्शन इस इंजन के ऊपर डिपेंड हो गया, क्योंकि ये सबसे स्लोवेस्ट प्रोसेस है। उसी तरह आपकी इस मल्टीपल केमिकल रिएक्शन के अंदर भी, जैसा मैंने बोला, सबका रेट अलग होगा, तो इसमें से कुछ फास्ट होगी और कुछ स्लो होगी। तो इमेजिन करो कि ये वाली तुम्हारी स्टेप सबसे स्लोवेस्ट है। इमेजिन करो ये वाली रिएक्शन सबसे स्लोवेस्ट है, तो अब केमिकल रिएक्शन का रेट अल्टीमेटली स्लोवेस्ट पर डिपेंड हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, स्लोवेस्ट रिएक्शन हो, इस केमिकल रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट है वो स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ओवरऑल बैलेंस पर ही लगेगा बाय नोइंग देयर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हमें ना तो फास्ट स्टेप से मतलब होता है, हमें ना तो स्लो स्टेप से मतलब होता है। हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार बना के, दैट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ओनली। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ओनली मतलब हमें ये थोड़ी पता है कि ये स्टेप धीरे हो रही है, हमें ये थोड़ी देखना है कि ये स्टेप फास्ट हो रही है।
हमको तो क्या देखना है कि जब मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दूं, मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखूं, ई का सेम रखूं, वाई का सेम रखूं, तो इसके रेट में क्या बदलाव आएगा। मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दूं, इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दूं, इसको सेम रखूं, तो रेट में क्या असर आएगा। मैं इसको सेम करके इसको डबल कर दूं, इसको सेम रखूं, तो क्या चेंज आएगा। मैं इसको सेम करके इसको डबल कर दूं, तो क्या चेंज आएगा। मैं सभी को डबल कर दूं तो क्या चेंज आएगा। मुझे इससे लेना देना है, मतलब मुझे ऑर्डर निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ही देखना पड़ेगा, चाहे रिएक्शन कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी होगी, उसमें अलग अलग स्टेप्स भी होगी, कोई स्लो होगी कोई फास्ट होगी, तो रेट ज़रूर बदलेगा, लेकिन ऑर्डर की फाइनल वैल्यू तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन देख कर ही मिलेगी, और वो भी कब, जब मैं उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा निकाल लूँगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली ऑब्जर्विंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी 3 पार्ट में तोड़ दिया और आप बोल रहे हो कि सर ये स्लोवेस्ट रिएक्शन है, तो मैं इसको देख के ऑर्डर नहीं निकालूंगा, इसका ऑर्डर नहीं निकाल सकता मैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है। भाई सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट तो इसमें मौजूद है, ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन है। तो ए, बी, ई और वाई के कॉन्सेंट्रेशन को बदल के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट पर क्या असर पड़ेगा, वो मैं एक्सपेरिमेंटली निकालूंगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है, सिंपल रिएक्शन है, तब कोई चिंता नहीं है, तब आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को लिख के उसकी रेट लॉ इक्वेशन लिख के ऑर्डर निकाल लो। लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, और अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप तोड़ के भी दे रखी है, तब भी आप इनमें से किसी भी स्टेप का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप ओवरऑल रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटल डेटा की मांग करोगे और फिर ही आप ऑर्डर निकालोगे। इनफैक्ट सिंगल स्टेप में भी यही करना होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन में यही करना उचित है, यही करना ठीक है कि आप एक्सपेरिमेंटल डेटा निकालो। वो तो क्या होता है कि लकीली सिंगल स्टेप में, सिंपल रिएक्शन में एप्लीकेबल हो जाता है, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज सिंगल स्टेप हो या कॉम्प्लेक्स हो, एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही आपको ऑर्डर मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्की बात? चलिए तो इसको रब कर दें। चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले कौन सी आती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैं प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकता हूं, दैट रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन एनी रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर आपका ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा, दैट विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? यानी इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो। सेकंड आती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये केमिकल रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। हो सकता है केमिकल रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट हो, तो फिर वो उस पर डिपेंड करेगी। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में 2 या 3 रिएक्टेंट हो, तो वो उन 2 या 3 रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। समझ में आ गई मेरा प्यारा बच्चा लोग? तीसरा होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है प्यारे बच्चों? 2। ऐसे आती है आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाता है? 3। क्या बात समझ में आ गई मेरा प्यारे प्यारे बच्चा लोगों को? अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर तुम लोगों ने यूनिट याद नहीं करी तो मैं लिख के दे दूं, सवाल नहीं बना पाओगे। मैं लिख के दे दूं, सवाल नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं जो तुमको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो सवाल यूनिट चेक करने के बाद ही दिमाग में बैठेगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे दी, जैसे मान लो 2 मोल्स ऑफ N2O5 दे दिया और इससे बन रहा है 4 मोल्स ऑफ NO और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और बोल दिया N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन है 3 × 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर, और इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो रेट दे दिया 3 × 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और बोल दिया फाइंड के। तो आप नो डाउट इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन लगाओगे, आप लिखोगे के और आप यहां लिखोगे N2O5। N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, रेट गिवन है, के निकालना है। लेकिन जब तक आप इसकी पावर में ऑर्डर नहीं लिखोगे, क्या तुम लोगों को बेल आइकॉन समझ में आएगा कि ये यहाँ पर 1 लिखूँ 2 लिखूँ? भाई तुम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देख के अगर यहाँ 2 लिख के सॉल्व करोगे तो क्या गारंटी है कि सिंगल स्टेप है, क्या गारंटी है कि मल्टीपल स्टेप है? तो समझ कैसे आएगा, समझ कैसे आएगा? समझ आएगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की इस यूनिट को पढ़ के। इसकी यूनिट अगर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड दे रखी है तब समझ में आएगा कि इसमें x की जगह पे क्या रखना है। तो यहां से आपको ऑर्डर से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में यूनिट क्या लेकर चलना है। ठीक है, तो यूनिट जब तक समझ नहीं आएगी आपको समझ ही नहीं आएगा कि रिएक्शन 0 ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो देखिए इसकी यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड। बस इतना याद कर लो, आपका काम डन डना डन डन डना डन डन हो जाएगा। वेयर n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपका n क्या है गुलजारी लालो? n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी आपको क्या करना है, मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड याद रखना है। चलो इसको टेस्ट करते हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा मोल्स 1 - 0 1 लीटर 0 - 1 यानी -1 एंड पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यानी दैट रिएक्शन विल बी अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। अंडरस्टूड? मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रखो मोल्स 1 - 1 यानी 0, तो मोल्स के ऊपर आ गया 0, लीटर n-1 यानी y was 1 - 1 0 एंड पर सेकेंड। तो ओवरऑल यूनिट क्या बन के आ गई, पर सेकेंड। यानी अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है लाल लो मेरे गुलजारी ला लो, तो यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकेंड। चलिए 2 के लिए निकालते हैं, 1 - 2 तो मोल के ऊपर -1, 1 - 2 तो -1, लीटर 2 - 1 यानी कि लीटर एंड सेकेंड यानी पर सेकेंड। पर मोल लीटर पर सेकेंड यानी सिर्फ ऊपर लीटर ले जाएगा और मोल्स और सेकेंड नीचे आ जाएंगे। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, देखिए मोल्स 1 - 3 यानी कि -2 यानी पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, क्योंकि 3 - 1 2 हो जाएगा एंड पर सेकेंड। तो बेटा इस तरीके से आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हो, आप किसी की भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। आप लोगों को मज्जा आ जाएगा, मज्जा आ जाएगा, एकदम मज्जा। क्या यह बात क्लियर हो गई? पक्की बात, ग्रेट। तो गाइस यहां पर आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला मामला खत्म होता है। अब गाइस अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको करवाने वाला हूं न्यूमेरिकल्स, उसमें मैं आपको करवाने वाला हूं शानदार वाले सवाल, और इतने सारे सवाल करेंगे हम लोग कि आपको पूरा रेट लॉ इक्वेशन, रेट कांस्टेंट जो मैंने इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया, आज आपने जिसका वीडियो 6 बजे देखा, और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसका वीडियो अभी आप 7 बजे देख रहे हो, ये दोनों लेक्चर्स के कंबाइंड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने सवाल आने के बोर्ड से लेकर जेई में चांसेस होते हैं, वो सब मैं एक एक 2-2 सवाल अगले लेक्चर में कराने की कोशिश करूंगा। तो गाइस अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लेक्चर देखने से पहले आपको ये वाला पार्ट और इसके पहले वाला पार्ट देखना जरूरी है। तो दैट्स ऑल, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडलो।